देश की चुनौतीपूर्ण और भव्य रेल परियोजनाओं में से एक बनिहाल से कटरा के बीच 111 किलोमीटर लंबा रेलखंड एक नया इतिहास रचने जा रहा है। कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस एक नई रफ्तार, एक नया युग लेकर आ रही है। यहाँ सिर्फ रेल की पटरियां नहीं, बल्कि उम्मीदों के पुल भी हैं, जो दिलों को, लोगों को और क्षेत्रों को जोड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने साथ हैं खास मेहमान, रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, चिनाब ब्रिज के बारे में भी हम जानेंगे। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, अपने आप में भारतीय रेल के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? यह प्रोजेक्ट न सिर्फ भारतीय रेल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कश्मीर जो कि भारत देश का अभिन्न अंग है और हमारे ज्योग्राफिकल टेरेन में हिमालय की गोद में बसा हुआ एक प्रदेश है, वहाँ के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी हो, इसकी चाहत वर्षों से रही है। जब से देश में रेल चल रहा है तब से इसकी फिजिबिलिटी की जांच भी कई बार की गई, लेकिन अब जाकर के वह स्वप्न पूरा हुआ है जब कश्मीर घाटी के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी जो है वह स्थापित हो गई है। और देश का जो मुख्य नेटवर्क है रेलवे का, उससे कश्मीर घाटी का जो रेलवे नेटवर्क है, उस दोनों जो है आपस में जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है ये एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर पूरे देशवासियों को गर्व होगा। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक ऐसा सपना था जो अरसे पहले देखा गया और अब साकार होने को है। सर, यहाँ पर इंजीनियरिंग कौशल की अगर मिसाल कहें तो चिनाब नदी पर जो बना दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है, इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि ये अपने आप में इतना विशेष क्यों है? देखिए, पिछले 10 वर्षों से जो फोकस रही है भारतीय रेल की, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ विकास। क्योंकि ज़्यादा संख्या में यदि हमको ट्रेनें चलानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, आधुनिक करना पड़ेगा, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और सेफ परिचालन करना पड़ेगा। और इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तेज़ी से पूरा किया जाए। तो आप देखेंगे कि अभी हाल में हम लोगों ने 3 बड़े पुल बना करके तैयार किए इस देश में, जो कि देश की तकनीक यानी कि मेड इन इंडिया टेक्निक से जुड़ी हुई पुलें हैं। पंबन ब्रिज, जिसको कि हम लोगों ने रामेश्वरम में स्टार्ट किया है। पंबन ब्रिज देश की मुख्य भूमि से या देश के मुख्य नेटवर्क से रामेश्वरम के रेल नेटवर्क को जोड़ने वाला ब्रिज है। तो ये बनकर तैयार हो गया और प्रधानमंत्री जी ने इसको देश को डेडिकेट किया है। इसी तरह से 2 और ब्रिज जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उसमें से एक है चिनाब नदी पर बनाया गया पुल और दूसरा है अंजी नदी पर बनाया गया पुल। तो ये दोनों इंजीनियरिंग मार्बल्स हैं और इससे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार के ब्रिजेस जो हैं वो पूरी दुनिया में गिनती के हैं। यदि हम चिनाब नदी पर बने पुल की ही बात करें तो यह पुल जो है वह काफ़ी अपने आप में अद्वितीय पुल है और 359 मीटर इसकी हाइट है। ये हाइट जो है एफिल टावर से भी 35 मीटर्स ज़्यादा है। और यदि कुतुब मीनार से तुलना करें, जो कि भारत के सबसे बड़े मीनारों में से एक है, तो कुतुब मीनार से यह 5 गुना अधिक बड़ा है। तो अपने आप में ये काफ़ी विशिष्ट बात है और इसकी लंबाई 1315 मीटर की है। और जो मेन इसका पार्ट है वह भी आपको 467 मीटर चौड़ा है। तो यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है और 28,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल इस पुल को बनाने में हुआ है। तो इन सब दृष्टि से देखें तो यह विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साबित होता है और इसको भारतीय रेल ने कंप्लीट किया है, भारतीय रेल ने बनाया है। तो निश्चित रूप से पूरे देशवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि भारत के इंजीनियरों ने मिलकर करके विश्व का एक नायाब कृति जो है वह बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। दिलीप जी, आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि हिमालय है वो अपने आप में यंग माउंटेन्स हैं, बिल्कुल, जहाँ जो फाउंडेशन है इस तरीके के भव्य इमारत का और भव्य पुलों का, वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम है, कंस्ट्रक्शन। तो किस तरीके की चुनौतियाँ थीं इस चिनाब ब्रिज को बनाते में ख़ास तौर पर, और क्या उन चुनौतियों से किस तरीके से भारतीय रेल ने पार पाया?
देखिए, चेनाब ब्रिज हो या अंजी ब्रिज हो, ये दोनों ऐसी जगह पर बनाई गई पुलें हैं जहाँ पर कि कनेक्टिविटी जो है, रेल कनेक्टिविटी तो खैर नहीं ही थी, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तो इन पुलों को बनाने के लिए जो मशीनें ले जानी थी, जो रॉ मटेरियल्स वहाँ पर ले जाने थे, उन सब के लिए जी पहले तो रोड बनाना पड़ा। तो अपने आप में रोड बनाना ही एक काफ़ी चैलेंजिंग काम था। और जो रोड बनाया गया है, करीब 50 किलोमीटर से अधिक का रोड बनाया गया है, वह बनाने में भी काफ़ी समय लगा, लेकिन हम लोगों ने उसको बनाया और इससे न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सहूलियत मिली, बल्कि आसपास के जो सैकड़ों गांव हैं वहाँ पर हम लोगों ने रोड कनेक्टिविटी भी दी। तो एक तो रोड कनेक्टिविटी, दूसरा है कि इस पुल के लिए जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी बड़े बड़े ट्रकों की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी सूझबूझ से और आवश्यकता अनुसार टेक्निकल अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन कर के सभी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाया और इन दोनों पुलों का निर्माण किया। जो अंजी ब्रिज है, जो कि कंट्री का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 331 मीटर की ऊंचाई वाला पुल है और उसकी लंबाई जो है वह 725 मीटर है। उसमें 96 स्टेड केबल्स लगे हुए हैं, समझ गए, और 8,215 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल अंजी ब्रिज में लगा है। अच्छा, तो अंजी ब्रिज भी चेनाब ब्रिज की तरह ही एक इंजीनियरिंग मार्बल है जिस पर पूरे देशवासियों को फख्र है। ये चेनाब की सहायक नदी पर ही बना हुआ है? जी बिल्कुल, चेनाब के बाद जो रिवर आती है, या चेनाब से पहले ही, यदि आप जब कटरा से बात करें, जब ट्रैवल करेंगे तो पहले अंजी नदी आएगी, उसके बाद चेनाब नदी आती है, उसके बाद फिर सांगलदान होते हुए हम लोग श्रीनगर तक पहुँच सकेंगे। दिलीप जी, जैसा कि आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट के दौरान जो कई सड़कों का भी निर्माण किया गया ऐसे चुनौतीपूर्ण जगह पर पहुंचने के लिए, तो वो जो सड़कें हैं वो आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए कितनी मददगार साबित हो रही हैं आज के दौर में? जब किसी भी बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ कई चीज़ें हमको ना एडिशनल बेनिफिट्स के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जिसमें सड़कों का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। तो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लाखों कार्य दिवस रोजगार जो है वो सृजित हुए हैं और इससे न सिर्फ कश्मीर के लोगों को बल्कि जम्मू के लोगों को भी लाभ मिला है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी इस प्रोजेक्ट से समृद्ध हुई है। और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो फिर जम्मू और कश्मीर, इन दोनों की इकोनॉमी को काफ़ी लाभ मिलेगा। दोनों अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरेन में अभी तक रहे हैं और ऑल वेदर कनेक्टिविटी में चुनौतियां रही हैं इस दोनों शहरों के बीच में। अब जबकि ये नया पुल बन करके तैयार हो जाएगा तो हम लोग उस पर भी कंट्रोल पा लेंगे। हम लोग हर वेदर में जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू जो है कम खर्च पर जा सकने में सफल होंगे। दिलीप जी, इतना बड़ा इंफ्रा है तो तमाम सुरक्षा के सवाल भी उठते हैं। तो भूकंप जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे बचने के लिए, जैसे रिक्टर स्केल, कितने रिक्टर स्केल के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से बताइए हमारे दर्शकों। हिमालय टेरेन में बहुत तेज़ हवाएं चलती है, कई बार हवाओं की जो गति है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। इसके अलावा डेफिनेटली जो हिमालयन टेरेन है वो नियो माउंटेन है और वहाँ पर बीच बीच में भूस्खलन और भूकंप की समस्याएं भी आती रहती है। तो ये जो पुल है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 250 से 300 किलोमीटर की स्पीड पर भी यदि हवा चलेगी तो पुल पर किसी प्रकार के ऑपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ट्रेनें चलती रहेगी। साथ ही यदि 8 रिक्टर स्केल तक का भी भूकंप आता है तो ये पुल जो है उसको सस्टेन करेगी, उस पर मतलब कि उस भूकंप का कोई असर नहीं होगा। यह फीचर हम लोगों ने अंजी ब्रिज में भी लगाया है और यही फीचर जो है आपको चेनाब ब्रिज में भी है। सर, चूँकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है करीब 119 किलोमीटर सुरंग इस पूरे प्रोजेक्ट में है, जहाँ तक मेरी जानकारी। जी बिल्कुल, ये 272 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है जिसमें 119 किलोमीटर जो है वो सुरंग है और 13 किलोमीटर के आसपास पुल है। तो दोनों मिलाकर के देखें, पुल और सुरंगों को मिलाकर के आधा प्रोजेक्ट जो है या आधी जो जर्नी है यात्रियों की वह या तो पुलों सुरंगों में होगी या पुलों से होकर के होगी। तो अपने आप में ये भी काफ़ी रोमांचकारी अनुभव होगा यात्रियों के लिए। निश्चित तौर पर रोमांचकारी होगा, लेकिन इन टनल्स को बनाने में बहुत चुनौती रही है। जिस तरीके से हम लगातार खबरें पढ़ते हैं, जैसे कि हमने बात की हिमालयन टेरेन के बारे में, तो इन खासतौर पर T50 के बारे में,
तो इन टनल्स को बनाने में जो चुनौती हुई हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा इंजीनियर्स को? देखिए, हमारी कोशिश थी कि जो रेलवे लाइन बने ये ऑल वेदर रोड हो, और इसी के लिए इसी क्रम में बहुत सारे टनल्स के निर्माण की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल होते रहता है और जो सर्दी का मौसम है, जब बर्फबारी होती है तो कश्मीर और जम्मू के बीच का जो सड़क मार्ग है वो करीब करीब जाम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी के मद्देनज़र बहुत सारे टनल्स भी बनाए गए हैं और कुल मिलाकर के 36 मेन टनल्स इस प्रोजेक्ट में हैं और उनकी कुल लंबाई जो है वह 119 किलोमीटर है। उसमें से एक टनल जो है T50 वो 12.77 किलोमीटर लंबा है। जब इस परियोजना पर काम चल रहा था तो पहले हम लोगों ने ट्रेडिशनल टनलिंग मेथड जो है उससे काम करना चालू किया था और उसी के हिसाब से सोचा था कि टनल बनाएंगे, लेकिन चूंकि यह न्यू माउंटेन है तो सेफ्टी को लेकर के कई नए कंसर्न्स जो है वो आए। तो उन कंसर्न्स के मद्देनज़र भारतीय इंजीनियर्स ने और जो हमारे जो रिसर्च एसोसिएट्स रहे उन सब ने एक नई टनलिंग मेथड ही ईजाद कर ली, जिसको कि हम लोग हिमालयन टनलिंग मेथड कहते हैं, जिसके तहत इस ढंग से फीचर किए गए हैं, टनल को इस ढंग से डेवलप किया गया है कि यदि लैंडस्लाइड वगैरह भी होता है तो उसका असर जो है वो हमारे टनल्स पर न पड़े। तो ये एक नया कंट्रीब्यूशन है टनलिंग की दिशा में भारतीय इंजीनियरों का, जो कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ है। उसी के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि जो आज तक TBM का बहुत उपयोग होता है, हमारे देश में भी अक्सर TBM का उपयोग होता है, लेकिन जो हिमालयन टनलिंग मेथड, इस पर अब विदेशों से भी लोगों की रुचि है। जो विदेशी इंजीनियर्स हैं वो समझना चाह रहे हैं कि ये हिमालयन जो टनलिंग मेथड है ये अपने आप में कितना बड़ा अजूबा है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से क्वेरीज आ रही हैं, किस तरीके से लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं हिमालयन टनलिंग मेथड के बारे में। देखिए, इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से कई मामलों में हमारी प्रतिष्ठा जो है वह विश्व स्तर पर बढ़ी है। एक तो कि हम लोगों ने सारे टनल्स जो हैं 119 किलोमीटर लंबा, विश्व के किसी भी रेल परियोजना में इतने ज़्यादा टनल्स नहीं हैं जितने कि टनल इस परियोजना के तहत है। तो इससे हम सबकी जो विश्वसनीयता है और जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल लेवल पर वह बढ़ी है। चूँकि हम लोगों ने एक नए मेथड से टनलिंग को किया तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए विश्व के दूसरे देशों के लोगों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है और वो लगातार यहाँ पर आ भी रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने अंजी और चेनाब ब्रिज को कंप्लीट किया है, तो जो हमसे जुड़े हुए जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन दोनों पुलों के मिलने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और डेफिनेटली दे विल गेट मोर प्रोजेक्ट्स इन अदर कंट्रीज आल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। जी सर, एक सबसे बड़ी उपलब्धि दिलीप जी, वंदे भारत के ज़रिए कश्मीर पहुंचा जा सकेगा। कुछ सालों पहले तक ये कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन ये वंदे भारत जो PM इनॉग्रेट भी करेंगे उसके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में आप बताएं। वंदे भारत एक्सप्रेस देश का नया क्रश है, युवाओं के बीच इसकी काफ़ी लोकप्रियता है और ये एक ऐसी ट्रेन सेवा है जिसमें विकसित भारत की छवि जो है प्रतिबिंबित हो रही है। तो जब कश्मीर के लिए ट्रेन ऑपरेशन की बात हुई तो हुआ कि वहाँ पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए, लेकिन जो बाकी देश के हिस्से में वंदे भारत चल रही है उसको कश्मीर के हिसाब से हमें मॉडिफाई करना पड़ा, क्योंकि कश्मीर का जो वेदर कंडीशन है वो देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में अलग है। यहाँ पर टेम्परेचर कई बार माइनस में भी चला जाता है, यानी कि -10 डिग्री या -12 और 15 डिग्री में भी टेम्परेचर चला जाता है। तो कई ऐसी चुनौतियाँ थी जिससे जूझना पड़ा। तो उसके लिए हम लोगों ने वंदे भारत कश्मीर करके एक नया रेक ही तैयार कर दिया। एक नहीं बल्कि 2 रेक हमने तैयार किए हैं, जिसमें सेफ्टी से जुड़े हुए कई नई फीचर्स जुड़े गए हैं। साथ ही पैसेंजर एमिनिटीज़ को कश्मीर के मुफीद बनाने के लिए हम लोगों ने कई नए फीचर्स जोड़े हैं। तो यदि हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो लोको कैब में, जिसमें कि लोको पायलट होते हैं, वहाँ पर जो सामने का जो मिरर ये होता है, ग्लास होता है, उसको आम वंदे भारत की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया है। साथ ही स्पेशल कोटिंग की गई है उसी से कि ताकि यदि बर्फबारी होती है, जब स्नोफॉल हो तो वो जो स्नो है वह शीशे पर जमने नहीं पाए और जो विजिबिलिटी है लोको पायलट और को पायलट के लिए, वह विजिबिलिटी जो है वो बनी रहे, बरकरार रहे, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी तरह से
हमने उसको 3 गुना मजबूत बनाया है ताकि जब बर्फ़ के बड़े गोले भी यदि गिरने लगें तब भी उन शीशों पर कोई असर न पड़े। पैसेंजर एरिया में भी हमने बड़े बड़े ग्लासेस लगाए हैं ताकि कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद जो है न सिर्फ लोको पायलट और पायलट लें बल्कि जो हमारे यात्री हैं, जो देशवासी हैं, जो उस ट्रेन से मूव करेंगे, उनको भी पूरा आनंद प्राप्त हो, पूरी तरह से वो कश्मीरमय हो करके अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। चारों तरफ से जब बर्फबारी हो रही हो तो उसका आनंद लें, स्नोफॉल का आनंद अपने आप में अद्वितीय अनुभव होगा। मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूँ उसको अभी से ही, तो वो होगा और उसको आप ट्रेन के विंडो से देख सकेंगे, उसको एंजॉय करते हुए चलेंगे। तो ये फैसिलिटी भी हमने की है। और जो ग्लासेस हैं पैसेंजर एरिया के, वह भी आम वंदे भारत की तुलना में ज़्यादा मजबूत बनाए गए हैं। एक और चुनौती जो थी वह थी कि जब स्नोफॉल होगा तो ग्रेडियंट सेक्शन में ब्रेक लगाना काफ़ी टफ होगा। तो हमने वंदे भारत रेक के जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसको भी आम वंदे भारत से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। उसमें कई नए फीचर्स लगाए हैं जिससे कि हमारे पायलट और को पायलट को स्नोफॉल के दौरान भी ब्रेक लगाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो ये भी एक एडिशनल फीचर है। साथ ही एमिनिटीज़ के हिसाब से देखें तो यात्रियों के लिए एक चुनौती रही कि यदि वेदर काफ़ी एडवर्स हो और माइनस में टेम्परेचर चला जाए, -10 डिग्री या 12 या 15 डिग्री हो जाए, तो पानी जम जाएगा, तो वॉशरूम कैसे जा पाएंगे लोग। तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया गया है और स्पेशल सिलिकॉन कोटिंग की गई है वाटर टैंक में। और जितने भी पाइपलाइन हैं उस ट्रेन के वाटर पाइपलाइन को, उसकी स्पेशल कोटिंग की गई है ताकि जब कड़ाके की ठंड हो, यानी कि -10 डिग्री या 15 डिग्री का टेम्परेचर चला जाए, तब भी शौचालय की सुविधा बरकरार रहे। और शौचालय को भी इस बार हम लोगों ने हीटिंग सिस्टम से लैश किया है, यानी कि पैसेंजर के कंफर्ट्स का पूरा ध्यान रखा गया है। जो सीटिंग एरिया है वहाँ तो हम लोगों ने हीटिंग सिस्टम लगाए ही है, वॉशरूम में भी हीटिंग सिस्टम लगाया है। जो 2 कोच को जोड़ने वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी हीटिंग सिस्टम काम करता रहेगा। तो कोशिश है कि जब आप ट्रेन से कटरा से कश्मीर की यात्रा पर निकलें तो पूरी तरह से बेफिक्र होकर करके, कैसा भी वेदर कंडीशन क्यों ना हो, उसमें पूरी तरह से एंजॉय करते हुए आप कश्मीर तक पहुँचे। सर बिल्कुल ये एक रोमांचक यात्रा होगी, लेकिन मैं समझना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो कि लगातार यात्रा करते हैं जम्मू से और कटरा से श्रीनगर की तरफ, तो यात्रा के समय में कितनी बचत होगी और क्या जो डेमो कोच और बाकी कोचेज़ बाकी रेक हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं? अभी हम लोग पूरे कश्मीर क्षेत्र में ट्रेनें चला रहे हैं और बड़गांव से लेकर कर सांगलदान तक गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी संख्या भी 23 है। इसमें से कई ट्रेनों के विस्तार की भी योजना है। डेमू और मेमू दोनों के रेक वहाँ पर चलाए जा रहे हैं, तो इसमें से कुछ गाड़ियों का विस्तार होगा जिससे निश्चित रूप से कश्मीर और जम्मू के बीच के लोगों को के बीच जो ट्रैवल करना है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस में हमारी योजना है कि 3 से 3.5 घंटे के बीच यात्रियों को जम्मू से कटरा से कश्मीर और कश्मीर से कटरा की यात्रा करवा दें, ये हमारी कोशिश है। इसी तरह से जो डेमू और मेमू के जो रेक अभी वहाँ पर चल रहे हैं उसमें से कुछ के विस्तार की योजना बनाई जाएगी। 19 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसके बाद गाड़ियों के संबंध में हम लोग आवश्यक निर्णय लेंगे। सर स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील जगह है और जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगा? नहीं, देखिए अभी इस ट्रैक को हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया है और भारतीय रेल में जो बाकी जगहों पर स्पीड होता है उसी ढंग से यहाँ पर भी रेल परिचालन किया जाएगा। कहीं कहीं पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने अपने प्रारंभिक जांच में पाया है और टेम्पोररी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो उनका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो जर्नी है 272 किलोमीटर की जो जर्नी होगी, ये हम लोग सही समय पर पूरा कर लेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि 19 अप्रैल निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है भारतीय रेल ही नहीं देश के इतिहास में, तो इस दिन के लिए किस तरीके की तैयारी भारतीय रेल ने की है? माननीय प्रधानमंत्री जी इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और साथ ही 2 गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करेंगे, तो उसी के हिसाब से श्रीनगर और कटरा दोनों जगहों पर तैयारी चल रही है और हमारे जो अधिकारी हैं उन सभी जगहों पर गए हैं और वहाँ पर पूरा बंदोबस्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी है कि जो भावना है वह उद्वेलित है, मतलब कि सभी जगह सभी लोग मन से प्रफुल्लित हैं कि अब कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। फिजिकल तैयारी भी चल रही है, लेकिन ये जो
दिल से जो खुशी वाली बात है वह अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है और उसका वर्णन भी हमको लगता है शब्दों में नहीं किया जा सकता है। सर, चूँकि जैसा कि आपने बताया बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे में जब इनॉग्रेट हो जाएगी ट्रेन, उसके बाद के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंचेंगे रेल के ज़रिए, क्योंकि सड़क मार्ग कई बार सीज़न के दौर में ऐसा होता है कि बाधित हो जाता है यातायात, इतना जाम होता है, तो निश्चित तौर पर लोग रेल मार्ग का उपयोग करेंगे। तो यात्रियों की सहूलियत के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है और क्या, क्योंकि मौसम अब गर्मियों का आने वाला है, तो किस तरीके की तैयारी है? देखिए, हवाई मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो, तीनों यातायात के साधन हैं और पूरे देश की नज़र इन तीनों माध्यमों पर रहती है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि यातायात के जो साधन हैं उनको इस ढंग से सशक्त किया जाए कि देश के सभी नागरिकों को लाभ मिले। जो लोग कम पैसे में कश्मीर जाना चाहते हैं वो भी मज़े से जा सके, जो लोग सड़क मार्ग का आनंद लेते हुए वहाँ पहुँचना चाहते हैं उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जो हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं उनके लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद रहे। तो अभी तक रेल मार्ग से कश्मीर पहुंचने की सुविधा नहीं थी, अब यह सुविधा मिल रही है, जो कि यदि हम लोग एयर मार्ग से तुलना करें तो यह किफ़ायती होगा। यदि हम लोग रोड से तुलना करें तो निश्चित रूप से रेलवे जो है वह पर्यावरण हितैषी माध्यम है, रोडवेज से सस्ता माध्यम भी है। तो अब इन फ़ायदा लोगों को मिलेगा रेलवे से चलने पे, और रेलवे लाइन का निर्माण जिस ढंग से किया गया है कश्मीर की वादियों में, तो ये उन अछूते क्षेत्रों को कवर करते हुए चलेगा जहाँ पर कि अभी लोग नहीं गए हैं। तो ये भी अपने आप में काफ़ी विशिष्ट बात होगी। साथ ही पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जो हमारे टनल्स हैं 119 किलोमीटर टनल से गुजरना भी अपने आप में एक अविस्मरणीय हम कह सकते हैं यात्रा होगी, न भूलने वाली यात्रा होगी कि हम लोग 3 घंटे या 4 घंटे के इंटरवल में 119 किलोमीटर टनल से होकर के गुजरे हैं। तो ये सारी बातें हैं जिससे कि मुझे लगता है कि पूरा देश खुश होगा। जो भी लोग उसमें यात्रा करेंगे ट्रेन से उनको काफ़ी आनंद आएगा। एक आखिरी सवाल और आपसे पूछेंगे कि जम्मू स्टेशन के रीडेवलपमेंट का जो प्लान है वो क्या है, और जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है उसे, चूँकि अब बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, तो उसे किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है? देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हम लोग पूरे देश में 1300 से अधिक स्टेशनों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन भी उनमें से एक है, और श्रीनगर स्टेशन को भी काफ़ी एडवांस तरीके से तैयार किया गया है। वहाँ की संस्कृति के हिसाब से उसको हम लोगों ने तैयार किया है, काफ़ी स्पेसियस है वो जगह। तो जम्मू में भी हम लोग सुविधाएँ डेवलप कर रहे हैं इस तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का परिचालन हम जम्मू के लिए कर सकें, और फिर जम्मू से कश्मीर के लिए भी हम लोग ऐतिहासिक संख्या में गाड़ियों का परिचालन कर सकें। तो जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसमें न सिर्फ पार्किंग और सेपरेट आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था की गई है, बल्कि बहुत अच्छा पैसेंजर लॉन्च बनाया गया है, फूड कोर्ट बनाए गए हैं, और इसी तरह से कई दूसरी सुविधाएं भी हम लोगों ने नए वाले जम्मू स्टेशन पर प्रदान करने की कोशिश की है। शुक्रिया दिलीप जी हमसे बात करने के लिए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना न केवल एक इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है, बल्कि यह जम्मू और कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।